हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ 125 DHCC। मतलब कि हमारे पास जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की वो तो बन गई है जिसको हम बोलते हैं 125 DHCC या कैल्सीट्रायोल। तो अब इसकी हमारे पास रेगुलेशन कैसे होती है तो इसको पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ 125 DHCC इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है ना 125 DHCC की, वो हमारे पास रेगुलेट किससे होती है? जो हमारे पास प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम होता है या फिर प्लाज्मा लेवल ऑफ फॉस्फेट होता है, ये इसको रेगुलेट करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन होगी 125 DHCC की। दे कंट्रोल हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन एट पोजीशन 1। ये हमारे पास कंट्रोल करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो होता है ना पोजीशन 1 पे, ये कंट्रोल करते हैं उसको। लो प्लाज्मा फॉस्फेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेज। जब हमारे पास फॉस्फेट लेवल्स लो होंगे ना प्लाज्मा में, तो ये क्या करेंगे कि इंक्रीज कर देंगे 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को। लो प्लाज्मा कैल्शियम एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट्स 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो जब हमारे पास कैल्शियम के लेवल्स लो होंगे ना प्लाज्मा में, तो वो क्या करेंगे कि पैराथायरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। और जब पैराथायरॉइड हार्मोन हमारे पास प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, इंटर्न एक्टिवेट कर देगा 1 हाइड्रोक्सिलेज को। Thus the action of phosphate is direct while that of calcium is indirect on kidney 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो हमारे पास जो फॉस्फेट का एक्शन था वो डायरेक्ट था, मतलब कि वो डायरेक्टली क्या कर रहा था कि 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिव कर रहा था। लेकिन जो कैल्शियम वो हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन के थ्रू जो है ना वो एक्ट करता है और एक्टिव करता है 1 हाइड्रोक्सिलेज को किडनी में। तो इस तरह ये हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट है ना सिंथेसिस ऑफ 125 DHCC को रेगुलेट करते हैं। तो जब भी हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट प्लाज्मा में लो होते हैं तो ये ज़्यादा बनवाते हैं 125 DHCC को। तो अब हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस को। कैल्सीट्रायल 125 DHCC इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो हमारे पास कैल्सीट्रायल 125 DHCC ये हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। इट रेगुलेट्स द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये हमारे पास प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है। Calcitriol acts at 3 different levels intestine, kidney and bones to maintain plasma calcium normal 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल। तो कैल्सीट्रायल हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स पे एक्ट करता है। इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, किडनी पे एक्ट करता है और बोन पे एक्ट करता है प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल हमारे पास क्या है, प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल। तो अब हम 1 बाय 1 इसके एक्शंस पढ़ेंगे। पहले हम इसका एक्शन इंटेस्टाइन पे पढ़ते हैं। एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायल ऑन द इंटेस्टाइन। कैल्सीट्रायल इंक्रीजेज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्सीट्रायल क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाएगा। In the intestinal cells, calcitriol binds with a cytosolic receptor to form a calcitriol receptor complex। तो इंटेस्टिनल सेल्स में कैल्सीट्रायल क्या करता है कि बाइंड करता है साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ और बनाता है कैल्सीट्रायल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स देन approaches the nucleus and interacts with a specific DNA leading to the synthesis of a specific calcium binding protein। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि न्यूक्लियस में जाता है और इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक डीएनए के साथ। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास सिंथेसिस होती है स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की। दिस प्रोटीन इंक्रीजेज द कैल्शियम अपटेक बाय द इंटेस्टाइन। ये प्रोटीन फिर क्या करती है कि इंक्रीज करती है कैल्शियम के अपटेक को इंटेस्टाइन से। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायल ऑन द टारगेट टिश्यू इंटेस्टाइन इज सिमिलर टू द एक्शन ऑफ अ स्टीरॉयड हार्मोन। तो जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना कैल्सीट्रायल का टारगेट टिश्यू इंटेस्टाइन पे, वो हमारे पास सिमिलर ही होता है जैसे हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन एक्शन करते हैं ना, ऐसा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैल्सीट्रायल का इंटेस्टाइन पे होता है। अब हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायल ऑन द बोन। इन द osteoblast of bone, calcitriol stimulates calcium uptake for deposition as calcium phosphate. Thus, calcitriol is essential for bone formation। तो ये बोन में क्या करता है कि जो osteoblast होते हैं ना बोन में, उनमें क्या करता है कैल्सीट्रायल स्टिमुलेट करता है कैल्शियम के अपटेक को और वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है एज कैल्शियम फॉस्फेट। इसलिए कैल्सीट्रायल एसेंशियल होता है बोन की फॉर्मेशन के लिए। द बोन इज एन इम्पोर्टेंट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन हमारे पास क्या है कि इम्पोर्टेंट रिजर्वायर है कैल्शियम और फॉस्फेट का, मतलब ज़्यादा अगर हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं तो वो बोन में डिपॉजिट हो जाते हैं
ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है इनका। कैल्सिट्रायल अलॉन्ग विद पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन। जब कैल्सिट्रायल और पैराथायरॉयड हार्मोन साथ में काम करते हैं तो ये क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की मोबिलाइजेशन को बोन से, मतलब कि बोन से इन दोनों को रिलीज करवाते हैं। फिर ये जब पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिव होता है ना, तब ये चीज़ होती है। दिस कॉजेज एलिवेशन इन द प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि जब बोन से हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज होंगे ना, तो वो हमारे पास प्लाज्मा में आएंगे और प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। मतलब जब भी हमारे पास कम होंगे ना प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल, तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होगा और वो बोन से इन दोनों को रिलीज करवाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायल ऑन द किडनी। किडनी पे क्या एक्शन है कैल्सिट्रायल का। कैल्सिट्रायल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मिनिमाइजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट थ्रू द किडनी बाय डिस्क्राइबिंग देयर एक्सक्रीशन एंड एनहेंसिंग रीएब्जॉर्प्शन। कैल्सिट्रायल हमारे पास क्या करवाता है कि जो एक्सक्रीशन होती है ना कैल्शियम और फॉस्फेट की किडनी से, उसको कम करवाता है और रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाता है। The sequence of events that take place in response to low plasma calcium concentration and the action of calcitriol on intestine, kidney and bone ultimately leading to the increase in plasma calcium is given in figure 7.9। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ना इवेंट्स की, जो हमने अभी पढ़ी बोन में, किडनी में और इंटेस्टाइन में, तो ये हमारे पास इवेंट्स क्यों होते हैं। ये हमारे पास इवेंट्स इन रिस्पॉन्स टू लो प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन की वजह से होते हैं। जब हमारे पास प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होती है ना, तभी ये इवेंट्स होते हैं और कैल्सिट्रायल अपना एक्शन करता है इंटेस्टाइन पे, किडनी पे और बोन पे, और अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या करवाता है, इंक्रीज करवा देता है प्लाज्मा कैल्शियम को, मतलब कि प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवा देता है। ये हमारे पास फिगर 7.9 में दिखाया गया, तो मैं आपको फिगर 7.9 लास्ट में दिखाती हूँ। 24-25 डायहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रोल 24-25 DACC इज अनदर मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी। तो हमारे पास जो 24-25 DACC है, ये हमारे पास एक दूसरा मेटाबोलाइट है विटामिन डी का। इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द किडनी बाय 24 हाइड्रोक्सिलेज। ये भी हमारे पास किडनी में सिंथेसाइज होता है बाय 24 हाइड्रोक्सिलेज। द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ 24-25 DACC इज नॉट नोन। तो एग्जैक्ट फंक्शन इसका हमें अभी तक पता नहीं है। इट इज बिलीव दैट व्हेन कैल्सिट्रायल कंसंट्रेशन इज एडिक्वेट 24 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट्स लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ अ लेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड 24-25 DACC। ये बिलीव किया जाता है कि जब कैल्सिट्रायल की कंसंट्रेशन एडिक्वेट होती है ना, मतलब जितनी चाहिए होती है उतनी कंसंट्रेशन होती है ना, तब क्या होता है कि जो 24 हाइड्रोक्सिलेज वो एक्ट करता है और वो हमारे पास क्या बनवा देता है, लेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना देता है, जिसको हम बोलते हैं 24-25 DACC। मतलब ये इतना काम का नहीं है, इसका अभी हमें फंक्शन भी नहीं पता है एग्जैक्टली। इन दिस वे टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस ऑफ कैल्शियम सिंथेसिस ऑफ 24-25 DACC इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस तरीके से हमारे पास कैल्शियम की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए 24-25 DACC की सिंथेसिस भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका फंक्शन इतना एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर इस तरह से देखें तो कैल्शियम की होमियोस्टेसिस में इसका रोल है। तो ये हमारे पास फिगर 7.9 है, इसमें क्या दिया हुआ है, समरी ऑफ द एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायल इन एलिवेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम। तो हमारे पास समरी दी गई है कैल्सिट्रायल के एक्शन की, किस तरह वो एलिवेट करता है प्लाज्मा कैल्शियम को। तो जब हमारे पास प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्या होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और फिर क्या होता है कि हमारे पास कैल्सिट्रायल इंक्रीज होता है। और जब हमारे पास कैल्सिट्रायल इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है कि किडनी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और बोन से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है। और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो भी हमारे पास क्या करता है, दो काम करता है। एक हमारे पास वो किडनी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और बोन से कैल्शियम के मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है। तो फिर हमारे पास ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिट्रायल ये दोनों मिलकर प्लाज्मा कैल्शियम को बढ़ा देते हैं। तो अब मैं फिगर 7.8 भी आपको दिखाती हूँ, वो हमने लास्ट लेक्चर में पूरी नहीं पढ़ी थी, तो इसको पूरा करते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा था फिगर 7.8 में। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ ली थी, स्किन में ये बन गया था कोल कैल्सिफ्रोल, फिर ये लिवर में आया था तो ये हमारे पास 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रोल बना था और फिर किडनी में हमारे पास 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रोल बना था। तो अब हम देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो अब हमारे पास किडनी में क्या बन गया, 125 DACC कैल्सिट्रायल बन गया। तो इसका हमारे पास 3 जगहों पे एक्शन होता है ना, किडनी में होता है और बोन में होता है और इंटेस्टाइन में होता है। तो किडनी में इसका एक्शन क्या होता है कि ये क्या करवाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और एक्सक्रीशन को कम करता है।
और इसमें अगर हम देखें ना तो पैराथायरॉयड हार्मोन का हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज पे, मतलब ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करवाता है 25 हाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल की कैल्सिट्रायोल में। और जब कैल्सिट्रायोल ज़्यादा बनेगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। इसी तरह अगर लो फॉस्फेट लेवल होंगे तो भी ये भी पॉजिटिव फीडबैक देंगे 1 हाइड्रोक्सिलेज पे। 1 हाइड्रोक्सिलेज फिर से ये कन्वर्जन कराएगा और कैल्सिट्रायल ज़्यादा बनेगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इस तरह अगर हमारे पास लो फॉस्फेट लेवल हो या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो तो इन दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट होता है इस एंजाइम पे। और जो हमारे पास कैल्सिट्रायल खुद है ना उसका हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज पे। मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कैल्सिट्रायल बन जाता है ना तो नेगेटिव फीडबैक देता है इस एंजाइम को कि अब ज़्यादा कैल्सिट्रायल मत बनाओ। तो इस तरह ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन रखता है प्लाज्मा में। तो अब हमारे पास जो कैल्सिट्रायल है ना उसका इंटेस्टाइन में क्या रोल होता है। इंटेस्टाइन में कैल्सिट्रायल होता है और वो हमारे पास रिसेप्टर पे एक्ट करता है और क्या बनाता है कैल्सिट्रायल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हमारे पास कैल्सिट्रायल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ना वो न्यूक्लियस में जाता है और फिर हमारे पास क्या बनता है mRNA से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। और फिर ये हमारे पास जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ना ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देती है इंटेस्टाइन से। और इस तरह ये कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास प्लाज्मा में आता है। मतलब कि अगर प्लाज्मा में कैल्शियम कम होना तो फिर इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। तो बोन में क्या होता है हमारे पास कैल्सिट्रायल का फंक्शन। तो जब कैल्सिट्रायल आता है ना बोन पे एक्ट करता है तो बोन में क्या करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और बोन की फॉर्मेशन करवाता है ये हमारे पास। लेकिन जब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो बोन से जो है ना ये हमारे पास कैल्शियम को रिलीज करवाता है प्लाज्मा में और प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। मतलब ये हमारे पास बोन में क्या करता है बोन की फॉर्मेशन और टर्नओवर करवाता है। मतलब बोन की फॉर्मेशन भी करवा रहा है लेकिन जब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो प्लाज्मा में भी कैल्शियम को रिलीज करवा रहा है। तब मतलब ये बोन की फॉर्मेशन भी करवा रहा है और टर्नओवर भी करवा रहा है। तो ये तीनों एक्शन थे कैल्सिट्रायल के। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।